नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दुनिया की भू राजनीति जिस तरह से बदल रही थी, भारत चीन ने ब्रिक्स समिट से पहले सीधे सीधे आपसी टकराव को ठंडे बस्ते में डालकर पूरा खेल ही पलट दिया। अब बांग्लादेश और म्यांमार संकट के बीच भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्रा के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं। आज के अंक में उसी पर बात करेंगे। किसने क्या खोया, क्या पाया, कौन क्या चाहता है, दांव पर किसका क्या लगा है, कनेक्शन जिहादी बांग्लादेश और म्यांमार तक कैसे है, बांग्लादेश में परेश बरुआ के मामले के साथ दूसरा सीरिया बनने की राह पर मजबूती से निकल चुके बांग्लादेशियों के सर्कस को भी देखेंगे और डोभाल की यात्रा के साथ डीप स्टेट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को भी देखेंगे, जो भारत चीन के बीच युद्ध स्तर पर हो रही बातचीतों और तमाम खुले गुप्त समझौतों की वजह से नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि कैपिटल टीवी के साथ क्या करने का प्रयास किया गया था। एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार इस बारे में विस्तार से चीजों को बताएंगे। इतना जानते रहें कि पहले हमारी रीच गिराई गई और कैपिटल टीवी के रूप में आपकी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। कैपिटल टीवी एक आंदोलन है। आप हमारे शोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारी अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां इसे पहुंचाने से रोका जा रहा है। एपिसोड में बहुत कुछ नया है, इसे तसल्ली से देखें और सुनें। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान और भारत में मौजूद उसका सिंडिकेट गजवाए हिंद करते करते थक गया तो भारत को बर्बाद करने के लिए डीप स्टेट का दलाल, सोरोस की जूठन पर पलने वाला एनजीओ बाज झोला छाप मोहम्मद यूनुस निकला है। उसकी लीडरशिप में बांग्लादेश निकला है, पाकिस्तानी मुहिम लेकर निकला है। लेकिन देखिए, भारत का तो कुछ नहीं हुआ 4 महीने में, उल्टे यूनुस ने 4 महीने में गजवाए बांग्लादेश कर दिया। बांग्लादेश आज की तारीख में आटा, तेल, पानी, दवाई, बिजली तक के लिए परेशान है। सुनने में आ रहा कि अराकान आर्मी ने टेकनाफ की सीमा पर एक हिस्से को अपने पंजे में कस लिया है। सरकार और बांग्लादेशी मीडिया चीजों को ढांप रही है। किस लिए? जिहादियों को खुश करके। कैसे? जिहादियों को खुश करके। खुश कैसे कर रहे हैं? भारत के दुश्मनों को रिहा करके, भारत के दुश्मनों से हाथ मिला के, हिंदुओं का उत्पीड़न करके और बांग्लादेश का इस्लामीकरण करके। अब यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश की अदालत ने उल्फा के आतंकी परेश बरुआ और उसके साथियों की सजा को, मामले में जो उसके साथ थे, पलट दिया है। मामले में 30 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। परेश बरुआ को बांग्लादेश की अदालत ने मौत की सजा दी थी और इसी मामले में मौत की सजा पाने वाला बांग्लादेश का एक दूसरा जूनियर गृह मंत्री और दूसरे ताकतवर खूंखार भी थे। अदालत ने बरुआ की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और जो बांग्लादेशी मंत्री था, बीएनपी का नेता, उसे बरी कर दिया। मामला जानते हैं क्या था? यह साल 2003 का मामला है, जिसमें चिटगांव के खतरनाक इलाके से गोला बारूद और हथियारों से भरे 10 बड़े बड़े ट्रक पकड़े गए थे। ये ट्रक भारत में उल्फा और तमाम आतंकी संगठनों तक पहुंचाए जाने थे। असम को एक अलग देश बनाने के लिए वही चिकन नेक जिसे शर्जील इमाम और भारत में पलने वाली खैराती भीड़ भारत से काटना चाहती है सालों से। खैर, बरुआ जब बांग्लादेश में बैठकर यह सब कर रहा था दोस्तों, तब वहां बीएनपी यानी खालिदा जिया की सरकार थी। उल्फा और उत्तर पूर्व में सक्रिय तमाम आतंकी कैंप उस वक्त वहीं थे। भारत विरोधी आतंकियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जाती थी। खालिदा जिया पाकिस्तान और चीन की एजेंट तब भी थी और अब भी है। यह वही खालिदा जिया है जिसकी 1991 में बांग्लादेश में सरकार थी और उस दौरान भी भारत के खिलाफ आतंकियों को मदद दी जा रही थी, दी गई। और 1992 में जब बाबरी ढाई गई थी, उस घटना के बाद इसी के शासन में, खालिदा जिया के शासन में, हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं से लूटपाट हुई। आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। शेख हसीना भी बहुत मुखर नहीं रही हैं।
आतंकियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ। लेकिन जब साल 2005 में समूचे बांग्लादेश में आतंकियों ने बम विस्फोट किए, समूचा बांग्लादेश आतंकवाद की चपेट में आ गया, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की, और खालिदा जिया की सरकार में पाकिस्तानी बदले की योजना के तहत समूचा बांग्लादेश जलने लगा। आम बंगालियों का मानस बदल गया था। उस वक्त चुनाव हुए, खालिदा जिया चुनाव में बुरी तरह हार गई और उनकी जगह शेख हसीना सत्ता में आई। और फिर साल 2009 के बाद बरुआ एंड टीम की कुंडली खुली, उन्हें सजा मिली। खैर, मैं यूनुस की जिहादी सरकार से अपील करूंगा कि बरुआ को भी रिहा कर देना चाहिए था। उसे दामाद की तरह चाहे तो खालिदा जिया अपने घर में रख लें, मोहम्मद यूनुस अपने घर में भी रख सकते हैं। भारत को अब इन चीजों का घंटा फर्क नहीं पड़ता। भारत अब बाहर घुसकर ठोकता है और अंदर खींचकर ठोकता है। अब यहां एडवीना, सोरोस, क्वात्रोची और धीरेन्द्र शास्त्री के हथियारों की कंपनी सरकार नहीं चलाती। यहां बैग टांगकर फिलिस्तीन की चिंता करने वाली सरकार नहीं है। वे लोग सरकार नहीं चलाते। वैसे भी यूनुस सरकार ने 4 महीने में अब तक 144 खूंखार आतंकियों को, जिसमें अलकायदा से जुड़े अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का सरगना तक शामिल थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। तो भारत पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जेल ब्रेक से भागे आतंकियों को ना पकड़ने का बांग्लादेश नाटक कर रहा है और इस कान को आतंकी संगठन बताने की कोशिश कर रहा है, चिन्मय दास को आतंकी बता रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो सारी चीजें बांग्लादेश में होंगी। खालिदा जिया के बेटे तारिक जैसे अपराधियों को रिहा कर रहा है गजवाए बांग्लादेश के लिए, तो ये सारी चीजें जरूरी है। और यूनुस अब उन्हीं लोगों पर लाठियां बरसा रहा है जिसकी वजह से वह सत्ता में आया था। बेचारे मवाली छात्र नेता किसी से अपना दुख भी नहीं कह सकते। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। दोस्तों, तमाम निर्दोषों का गुनहगार परेश बरुआ, ऐसा कहा जाता है कि फिलहाल वह चीन में है। डोभाल के चीन दौरे से डीप स्टेट परेशान होगा, बरुआ को भी नींद नहीं आ रही होगी। नींद बांग्लादेशियों की भी हराम है, क्योंकि मोदी जयशंकर डोभाल की तिकड़ी बांग्लादेश को प्रयोगशाला का मेढक बना चुकी है। बस चीर फाड़ बाकी है। क्वात्रोची के भांजे की भी नींद उड़ी होगी डोभाल के दौरे से, कि कहीं अजीत डोभाल वो सीक्रेट दस्तावेज भी लेकर ना आ जाए भारत, जिसपे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया गया था। चीन जिस तरह से डेस्परेट है भारत के साथ संबंधों को बनाने के लिए, ऐसा कर भी सकता है, और करे तो हैरान नहीं होना चाहिए। वैसे भी किसी को धोखा देना उसकी पुरानी फितरत है। दोस्तों, डीप स्टेट ने जो योजना बनाकर सोरोस के पैसों से शेख हसीना का तख्ता पलट करवा के प्लान किया था, मोदी के भारत के प्लान बी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। ब्रिक्स से पहले चीन के साथ संबंधों को सुधारने की घोषणा, लद्दाख में नियंत्रण रेखा से पीछे हटने का फैसला चीन ने लिया, और कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात के पहले से ही भारत चीन बैक टू बैक विशेष प्रतिनिधियों की बैठकें कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। ये बैठकें मोदी और शी जिनपिंग के कजान में जो उनके बीच सहमति बनी थी, उस सहमति को पूरा करने, आपसी संबंधों को मजबूत करने के मकसद से और चीन की भारत के साथ काम करने की योजनाओं के तहत ही हो रही है। चीन के साथ भारत की सीमा चिंताओं के अस्थायी समाधान की योजनाओं के तहत भी हो रही है। चीन भारत की शर्तों पर काम करने को तैयार है और भारत धीरे धीरे उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है, उसे कसौटी पर कस रहा है, उसकी विश्वसनीयता जांच रहा है। और हां, बदल रहे जियोपॉलिटिकल मामले में चीन के साथ भारत बार्गेन भी कर रहा है। दोस्तों, बार्गेन के 2 बड़े बिंदु हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत बार्गेन किस ताकत पर कर रहा है, आखिर में उस पर भी चर्चा होगी, मगर सबसे पहले जान लेते हैं कि डोभाल के बीजिंग दौरे में बुधवार के दिन वहां क्या क्या हुआ। डोभाल ने अपने समकक्ष वांग यी से तो मुलाकात की ही, वह दूसरे और लोगों से भी, नेताओं से भी बीजिंग में मिले। डोभाल ने चीन के वाइस प्रेसिडेंट हां जेंग से भी मुलाकात की। दोस्तों, बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में भारत और चीन के बीच 6 बिंदुओं पर एक सहमति भी बनी है, जो आप तक पहुंची ही होगी खबर।
सहमत से जो चीजें निकल रही हैं वे हैं बेहतर संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पर जो नदियां हैं उनके डेटा को आपस में साझा करना। यहां कुछ चीजें समझना जरूरी हैं। चीन की डिमांड लिस्ट में भारत से सीधे बीजिंग तक की फ्लाइट शुरू करना, भारत से वीजा नियमों में ढील पाना और भारत में जो चीनी निवेश है उस पर फिर से काम करना है। यहां भी कुछ चीजों को जरूर समझिए। एक, शी जिनपिंग की प्राथमिकता में अमेरिकी चुनौती के सामने भारत के साथ अपने कारोबारी हितों को सुरक्षित करना अहम है, क्योंकि ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दी है चीन को अपने रिजिम में। अमेरिका के निशाने पर चीन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन मोदी की प्राथमिकता में कारोबार से कहीं ज्यादा बड़ी प्राथमिकता सीमा सुरक्षा को लेकर है, और वह सिर्फ लद्दाख भर में नहीं बल्कि चीन के साथ लगने वाली समूचे सीमा क्षेत्र में। मोदी की दूसरी प्राथमिकता भारत की संप्रभुता भी है। चूंकि चीन भरोसेमंद नहीं रहा है तो मोदी चरण दर चरण चीजों को पुख्ता करते हुए अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा टाइम फिर मिले ना मिले, इस वक्त चीन चौतरफा मुश्किल में है और यह कई लिहाज से भारत का भी समय है। वैसे मौजूदा भू राजनीति में भारत और चीन के बीच कई चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। वह चाहे म्यांमार का संकट हो, जहां अमेरिका चीन को परेशान करने और साउथ चाइना सी में म्यांमार की वजह से चीन को जो बढ़त मिल जाती है उसे कुंद करने का प्रयास करता रहा है। डेमोक्रेसी और रोहिंग्या के बहाने म्यांमार में मानवाधिकार के नाम पर एक टांग फंसा के रखता है अमेरिका, और उसकी कोशिश सिर्फ यह रहती है कि कैसे चीन को काउंटर किया जाए। और वह चाहे सेंट मार्टिन आइलैंड और म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के ईसाई राज्यों को मिलाकर एक प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिका ईसाई स्टेट बनाना हो, या फिर सेंट मार्टिन में अमेरिकी बेस बनाना हो, या फिर टैरिफ की धमकी, ये सारी चीजें भारत और चीन की कई चिंताओं को कॉमन बनाती हैं। ट्रंप ने भारत को भी अभी हाल फिलहाल टैरिफ की धमकी दी है, उस वक्त दी है जब डोभाल और वांग यी के बीच बीजिंग में मुलाकात हो रही थी। दोस्तों, इन दोनों के बीच कई कॉमन इंटरेस्ट हैं, और बांग्लादेश भी जहां यूनुस और पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में डीप स्टेट और अमेरिका खड़ा हो चुका है, जगह बना चुका है, ताकतवर हो रहा है। जाहिर है कि मोदी और जिनपिंग दोनों इस रीजन में ट्रंप के सामने खुद को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, एक बार्गेन पावर हासिल करना चाहते हैं, वो चाहे म्यांमार हो या बांग्लादेश। बिना भारत की मदद से अब यहां चीन कुछ भी नहीं कर सकता, और चीन इस वक्त ऐसा नहीं चाहेगा कि भारत अमेरिका के साथ यहां मिल जाए। म्यांमार लाइफलाइन है चीन का, यह बात भारत को भी बेहतर पता है और बाकी दुनिया को भी बेहतर पता है। बाकी अर्थव्यवस्था तो चीन की पंचर है ही। दोस्तों, यही वजह है कि मोदी जयशंकर चीन की कारोबारी प्राथमिकता पर बहुत बाद में आना चाहते हैं, आखिर में आना चाहते हैं, और उससे पहले अपनी चिंताओं के समाधान का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं। यानी भारत चीन के बीच सीधी उड़ान या फिर कारोबारी लेन देन या फिर कारोबार शुरू करना भारत के साथ डील के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं, और भारत की शर्तों पर संभव है जो भारत कह रहा है, क्योंकि डोकलाम और फिर गलवान दो जगहों पर जिनपिंग मोदी को धोखा दे चुके हैं और भारत की आंतरिक चीजों में कूटनीतिक चैनल से हस्तक्षेप करने के प्रयास भी करते रहे हैं। मोदी तो जिनपिंग को भारत में होस्ट भी कर चुके थे। चीन कब पलट जाए, चीन का कोई भरोसा नहीं है, और भारत उसको लेकर के इस बार पूरी तरह से चौकन्ना है। चीन को पता है कि एज इस वक्त भारत को है। बांग्लादेश को मोदी कायदे से पका चुके हैं, और यह तय मानिए कि भारत के, चीन के या फिर ट्रंप की रिजिम में अमेरिका के होगा वही जो भारत चाहेगा। बांग्लादेश के कई टुकड़े होना तय है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक देश रोक सकता था, वह भारत ही था। चीन और अमेरिका के सामने भारत आर्थिक रूप में जरूर एक छोटा देश है, लेकिन इस वक्त भारत की बार्गेन पावर कहीं ज्यादा बड़ी है। आप कहेंगे कैसे ज्यादा बड़ी है? एक,
भारत ने चीन के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य मदद पहुंचाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। दूसरा, चीन जैसे पाकिस्तान के साथ करता है, भारत ने भी चीन के पड़ोस में वियतनाम से लेकर फिलीपींस तक संबंध मजबूत बनाए और उन्हें अपने खतरनाक हथियारों से भी लैस किया। अमेरिका के पड़ोस में भी भारत की मजबूत दोस्तियां हैं। 3, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया तक जहां जहां चीन अमेरिका मजबूत है, मजबूती बढ़ा रहा है, वहां वहां भारत भी पहुंच चुका है या पहुंच रहा है। 4, म्यांमार, ताइवान जैसे देशों में भारत ने भी अपनी भरोसेमंद मौजूदगी दर्ज कराई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह भी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे युवा देश है। अमेरिकी टैरिफ से लड़ने के लिए चीन को भारत आना ही पड़ेगा और अमेरिका एक साथ भारत और चीन पर टैरिफ लगा के टिक नहीं सकता। उसे स्किल भी चाहिए और बाजार भी चाहिए जो भारत में ही है। और यह भी कि पश्चिम की परचेज पावर आज की तारीख में घट चुकी है या तेजी से घट रही है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपने इतना समय दिया, आपका दिन शुभ हो।